बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सैलरीड पर्सन की रिटर्न किस तरह से फाइल हो सकती है। जी नाज़रीन, कोई भी सैलरी पर्सन है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है या किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है, इस वीडियो को देखने के बाद आपने एक या दो दफ़ा देखनी है तो आप खुद इस काबिल हो जाएंगे, आप 5 मिनट में अपनी रिटर्न फाइल कर सकेंगे। तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए चलते हैं एफबीआर की वेबसाइट पर, जहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई एफबीआर के पोर्टल पे, आईरस पे, तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगी, फिर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा। अगर उसका भी आपको देखना है कि किस तरह से करना है रजिस्ट्रेशन, तो आप ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है रजिस्ट्रेशन किस तरह से होनी है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने दे दिया है कि हाउ टू रजिस्टर विद एफबीआर। तो वहां से जाकर आप उसको भी देख सकते हैं कि किस तरह रजिस्टर होना है। रजिस्टर होने के बाद आपको मिल जाएगा आईडी पासवर्ड, वो आप आएंगे यहाँ पे एंटर करने के बाद आप लॉगिन के बटन को क्लिक करेंगे तो आप तो हम यहाँ पे आयरस की मेन इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे, जहां से हमने अपनी रिटर्न फाइल करनी है, डिक्लेरेशन फाइल करनी है। बट डिक्लेरेशन फाइल करने से पहले हमें उस डिक्लेरेशन का कुछ डाटा रिक्वायर्ड है, उसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने एक ये समरी बनाई है, इसको आप फॉलो करें, ये फॉर्म फिल करें, उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा रिटर्न को फाइल करना। आप चाहें तो एक खाली पेज लें और एक पेन पेंसिल ले लें और उसके जरिए भी आप अपने पेज के ऊपर भी सारी ये वर्किंग कर सकते हैं। करंटली चूंकि 2022 चल रहा है, तो इस वक्त मैंने एग्जांपल 2022 की ली है और ये जो डाटा आपको शो कर रहा हूँ कि 2022 का आपको नजर आ रहा है। लेकिन आप इस तरीके से इस समरी के जरिए जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी साल की रिटर्न फाइल कर सकते हैं, चाहे वो 2022 से पहले का कोई साल है जिसकी रिटर्न फाइल करनी है, 2022 के बाद 23, 24, 25 किसी भी साल आपने रिटर्न फाइल करनी है, तो आप इस तरीके से अपनी कोई भी साल की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। क्योंकि अभी 2022 चल रहा है, तो मैंने अभी 2022 का आपको डाटा यहाँ पे नजर आ रहा है। जी नाज़रीन, तो हम जा रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न 2022 फाइल करने, जिसका पीरियड है 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022। और इंडिविजुअल की इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल करने जा रहे हैं, सैलरीड पर्सन की। और इनके लिए ड्यू डेट होती है 30 सितंबर 2022, जो कि एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2022 कर दी गई थी, और उसके बाद दोबारा 15 दिन के लिए और एक्सटेंशन दी गई है, 15 दिसंबर तक अब हमारे पास टाइम है और हम इसको फाइल कर सकते हैं। तो आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप या प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। पाकिस्तान में सैलरीड पर्सन एक वो वाहिद तबका है जिनका जो ड्यू टैक्स है वो ऑलरेडी हर मंथ ही कट के एम्प्लॉयर के जरिए एफबीआर को जा रहा होता है। उसके बावजूद एफबीआर की रिक्वायरमेंट ये है कि आप लोग अपनी रिटर्न भी फाइल करें, जिसमें आप हमें बताएं कि आपकी सैलरी इनकम टोटल कितनी थी, सैलरी के अलावा कहीं और किसी और सोर्स से तो आपको इनकम नहीं हुई, उसकी डिटेल दें। इसी तरह जितनी भी आपकी साल की इनकम थी वो आपने खर्च कहाँ कहाँ पे किया, उसकी आप डिटेल दें। इसी तरह आपकी कोई जितनी भी टैक्स डिडक्शंस हुई हैं डिफरेंट सोर्सेज से, आप वो उसकी डिटेल दें। तो उसके लिए मैंने एक समरी बनाई है और एक एग्जाम्पल ली है किसी एक सैलरी पर्सन की। तो आइए चलते हैं उसको देखते हैं। एक पर्सन है, उसकी 65,000 पर मंथ सैलरी है, 12 माह की सैलरी हम ऐड करें तो वो बनती है 7,80,000 रुपए। 7,80,000 रुपए हमने उसकी लिख दी कि इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द ईयर जो है 7,80,000 रुपए। अब हमने ये हिसाब देना है एफबीआर को अपनी रिटर्न के अंदर कि ये 7,80,000 जो हमने कमाया है इस साल में, जुलाई से जून तक, 30 जून तक, वो हमने खर्च कहाँ किया, वो कहाँ गया है, उस पर क्या क्या हमने डिडक्शन करवाई है, कहाँ हमने टैक्स पे किया है, कहाँ हमने खर्च किया है। तो ये 7,80,000 अगर हम आज फाइल करना चाह रहे हैं अपनी रिटर्न पिछले साल की 30 जून 22 तक की, तो अब हमें याद तो नहीं है कि हमने कहाँ कहाँ एक्सपेंस किए होंगे, एग्जैक्ट तो हमें बिल्कुल याद नहीं है। हाँ, अलबत्ता हमें ये मिल सकता है डाटा कि हम अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट ले लें 30 जून 2022 तक, यानी जो लास्ट दिन है इस साल का, जहाँ तक हमने रिटर्न फाइल करनी है, हमने उसकी बैंक से स्टेटमेंट निकलवा लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि उसमें हमारा कितना बैलेंस था 30 जून 2022 को। बेशक एक दिन की निकलवा लें 30 जून 22 की। आपके पास अगर आप ऐप यूज करते हैं अपने बैंक अकाउंट की, तो अपनी एप्लीकेशन से भी मिनी स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाती है, उसमें डेट रेंज दें 30 जून 22 की, तो वहां से भी आप अपना बैलेंस कर सकते हैं, फोन करके भी आप बैंक से ले सकते हैं। तो आपको 30 जून 2022 का एक तो बैलेंस चाहिए, ये वाला। ये लेने के बाद जब आपके पास ये आ जाएगा, तो आपने अपनी टोटल सैलरी में से इसको कर देना है माइनस। जब हम इसको माइनस करते हैं तो बाकी हमारे पास बचते हैं 7,48,330 रुपए। इसका मतलब यह है कि पूरे साल में जितनी हमें इनकम आई उसमें से जस्ट यही हमारे पास बचा, बाकी हमने खर्च कर दिया। जब हमने सोचा तो हमें ये भी पता चला कि हमने कोई ना कोई एसेट भी खरीदा था, हमने एक बाइक खरीदी थी, तो 90,000 की तो सीधी सीधी बाइक थी, तो हमने 90,000 बाइक का लिख दिया, ये हमने एसेट, ये भी हमारा एसेट हो गया, ये भी हमारा एसेट हो गया। अब इन दो के अलावा 7,80,000 में से ये बचती है अमाउंट 6,58,330 रुपए, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, बल्कि हैं भी यही हमारे एक्सपेंसेस हैं। ये एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं, ये हर बंदे के डिफरेंट हो सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैं एक बंदा रेंट पे रहता है तो उसका रेंट होगा 15,000 पर मंथ का, तो 12,000 दे तो 1,80 उसका सीधा रेंट चला गया। उसके पास मोटरसाइकिल है या गाड़ी है तो उसके एक्सपेंसेस डाल दो, बिजली का बिल डाल दो, पानी का बिल डाल दो, पूरे साल का मोबाइल फोन यूज करते हैं, जाहिर है 1,000 रुपए पर मंथ लगे तो 12,000 ये हो गया। आपने मेडिकल के एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं, आपके बच्चे अगर पढ़ते हैं या आपने कोई एजुकेशन लिया तो उस पर आपके एक्सपेंसेस होंगे। तो ये सारे मिला लिया आपने, बेशक एस्टिमेटेड भी आप डाल सकते हैं, इसमें एग्जैक्ट डालने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन टोटल आपका इतना होना चाहिए, इसके बराबर हमने करना है। तो हमने जो ये डालने के बाद हमने, और बहुत सारा हमारा एक्सपेंस होता है घर का खर्चा होता है, किचन का खर्चा होता है, किचन के लिए हम इतने सौदा सलफ लेके आते हैं, तो उसमें हमारे बहुत सारे ग्रोसरी वगैरह पे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो आपने ये सारा कुछ डालने के बाद जितनी अमाउंट बचती है वो आपने यहाँ डाल देनी है, जो भी इसको पूरा करने के लिए। देखें 6,58,330 हमने पूरा करना है, तो ये हमने इस तरह से पूरा कर लिया, जितने बचे थे बाकी हमने यहाँ डाल के ये पूरे कर दिए हमने, यानी कि ये 7,80,000 पूरे साल जो इनकम हुई उसका हिसाब देना है एफबीआर को अपनी रिटर्न के अंदर। हमारे पास 7,80,000 हमने सैलरी ली, उसमें से हमने इतने के पर्सनल एक्सपेंसेस हमारे हो गए, ये वाले सारे 90,000 की हमने एक बाइक ले ली। आपका कुछ भी हो सकता है, आपने बाइक लिया नहीं ली तो आप इसमें ऐड करके इधर लिख देते बाइक नहीं ली। इसी तरह आपके बैंक अकाउंट में जितना बैलेंस पड़ा है आपने यहाँ लिखना है, यानी कि आपने इन तीन को पूरा करके इसके बराबर करना है कि 7,80,000 और यहाँ पे बैलेंस नहीं लाना चाहिए, यानी कि इसमें से ये भी माइनस करें, ये भी माइनस करें, ये भी माइनस करें और जीरो होना चाहिए। ये बैलेंस इसलिए चाहिए, जीरो इसलिए चाहिए जितना हमने कमाया उतने पूरे का साथ देना। 1 रुपए का डिफरेंस हुआ तो रिटर्न सबमिट ही नहीं होगी, आपको पहले कहेगा कि आपने जो डिफरेंस अमाउंट है वो पहले खत्म करें। तो ये आपने पहले एक चार्ट बना लेना है, ये आपने अपनी चीजें पूरी कर लेनी है, पर इसके बाद हमारी जो है रिटर्न फाइल हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज हमें चाहिए जी, ये तो हो गया रिटर्न का डाटा। हमें विद होल्डिंग, विद होल्डिंग क्या होती है, एक तो विद होल्डिंग आपकी, लेकिन जी आपके पास पूरे साल में जितनी भी इनकम होती है, जब हम उसको एक्सपेंस करते हैं, जब उसको हम खर्च करते हैं, तो डिफरेंट जगहों पे हम खर्च करते हैं। जहां भी हम खर्च करते हैं तो वहां पे हर चीज में आजकल आपको पता है टैक्स है, हर चीज में टैक्स की डिडक्शन होती है। आपने सैलरी ली तो आपकी सैलरी में से टैक्स डिडक्ट हो जाता है। आपने
व्हीकल के एक्सपेंसेस हैं तो चले उसमें शायद ना हो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो उसके अंदर इनकम टैक्स होता है, पानी का बिल है उस पे होता है, गैस का बिल है उसके ऊपर होता है, आपने मोबाइल फोन के एक्सपेंस है, मोबाइल फोन का आप कार्ड लेते हैं या बिल पे करते हैं उसके ऊपर इनकम टैक्स होता है। तो पूरे साल में हमने बहुत सारी जगहों पे विद होल्डिंग करवाई होती है अपने टैक्स की, हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके होते हैं। तो उसका आप क्या करना होता है, अब रिटर्न में हमने उसकी एडजस्टमेंट लेनी होती है, हमने बताना होता है गवर्नमेंट को, एफबीआर को, कि हमारी ये तो भाई सैलरी है, ये इतना तो हमारा टैक्स कट गया है, वो भी सारा हमने उनको दिखाना होता है अपनी रिटर्न के अंदर। तो हम चलते हैं विद होल्डिंग में कि कहाँ कहाँ विद होल्ड हुआ है। सबसे पहले जी आपका जो सैलरी पर्सन का मेन तो ये होता है कि जी सैलरी में से उसका टैक्स काट देता है। 65,000 पर मंथ सैलरी है तो 750 रुपए जो है ना उसके इनकम टैक्स हर महीने काट रहा है और 64,250 रुपए उसको सैलरी मिलती है। तो ये सारे महीने का जब हम देखते हैं तो हमारे जो एम्प्लॉयर है, हमारा जो गवर्नमेंट है या हमारा प्राइवेट कंपनी, उन्होंने हमारा पहले ही 9,000 रुपए टैक्स काट लिया और 7,80,000 में से 9,000 रुपया हमने अपनी कंपनी को टैक्स कटवाया हुआ है, अपना इनकम टैक्स एफबीआर का ऑलरेडी दिया हुआ है। सैलरी पर्सन वो वाहिद तबका है इस मुल्क में जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, पूरा पूरा टैक्स देता है, बल्कि अपने पूरे से भी ज्यादा टैक्स देता है। उसकी वजह यह है कि जितना हमारा असल टैक्स बनता होता है वो तो हमारा कट जाता है पहले ही, जिस दिन हमें सैलरी मिलती है उसी में से कट जाता है। जो रेट है ना सैलरी पर्सन का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि रेट क्या है। हर साल जो है ना बजट में ये अनाउंस होता है कि सैलरी पर्सन का क्या टैक्स होगा, कंपनी का क्या होगा, ईओपी का क्या होगा, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, अदरवाइज वही चलते रहते हैं। तो अभी जो करंटली चल रहा है 2021-22 का, जो सैलरी पर्सन है उनकी 6 लाख तक तो एग्जाम्प्ट है, यानी 0% है का जीरो रेटेड टैक्स है। अप टू 6 लाख अगर किसकी सैलरी है पूरे साल की तो उसको कोई टैक्स नहीं देना होता। हाँ, 6 लाख से अगर उसकी ज्यादा है और 12 लाख तक है तो उसके लिए स्लैब है जी 5%। 5% उसके पास उसको चार्ज होगा, यानी 6 लाख से जितनी भी ज्यादा होगी अप टू 12 लाख उसके ऊपर 5% हम टैक्स देंगे। इसी तरह अगली स्लैब होती है जी 12 लाख से 18 लाख, उसके ऊपर 10,000 है और प्लस 30,000 भी है, एक्सीडिंग अमाउंट 12 लाख से जितनी ज्यादा होगी उसके ऊपर 10% होगा, प्लस 30,000 ये भी ऐड होगा। खैर इस पे हम फॉल नहीं कर रहे, अभी जो हम एग्जांपल ले रहे हैं जिस बंदे की उसकी 7,80,000 सैलरी है तो वो इस स्लैब में फॉल कर रहा है 5% वाली स्लैब में। तो हम अगर इसकी सैलरी का टैक्स निकाले तो कैसे निकलेगा, 7,80,000 उसकी टोटल ग्रॉस इनकम है, 6 लाख तो वैसे एग्जाम्प्ट है, ठीक है जी, 6 लाख के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं बनता, और जो बाकी 6 लाख इसमें से माइनस करें 780 में से तो बचता है 1,80,000 रुपया। इस टोटल में से 6 लाख तो एग्जाम्प्ट हो गई, बाकी बचता है 1,80,000। 1,80,000 रुपए पे 5% टैक्स लगना है। ये देखना 6 लाख से 12 लाख तक जो जितनी भी उसकी इनकम है वो बनती है 1,80,000। 1,80,000 पे 5%, इसका 5% नहीं तो 9,000 बनता है। 9,000 पूरे साल का टैक्स है, ठीक है। ये पहले दिन से, और इसको अगर हम पर मंथ पे डिवाइड करें, इस पे 12 पे डिवाइड करें तो 750 रुपए बनते हैं। तो जो सैलरी पर्सन है जिसकी सैलरी इतनी है 65,000 और साल की इतनी बनती है, गवर्नमेंट के रेट के हिसाब से उसका 9,000 पूरे साल का टैक्स बनता है। और ये 9,000 रुपया तो पर मंथ डिवाइड करें 750 बनता है, तो ये हर महीने हमारा टैक्स काट लिया जाता है, हमारी कंपनी काट लेती है। अगर हम गवर्नमेंट है तो वो काट लेते हैं, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी काट के खुद जमा करा देती है और हमें बाकी सैलरी ये वाली मिल जाती है नेट। तो हमारा टैक्स जो जितना बनता है वो तो पहले ही कट गया, यानी हमने पूरा पूरा टैक्स अपने एम्प्लॉयर के थ्रू दे दिया। अब इसके अलावा भी हमारी डिडक्शन होती है, आपको पता हो, ये जो सैलरी हमें मिली है, हमारे जो यूटिलिटी बिल्स हम पे करते हैं उसके ऊपर भी हमारा टैक्स कटता है। हर महीने का बिल अगर हम देते हैं, बिजली पानी गैस या टेलीफोन मोबाइल फोन, जितने भी हम ये सारे हैं आप देखेंगे बिलों के अंदर उठा के देखेंगे, जहां जहां इनकम टैक्स लिखा हुआ है उसके अंदर जितना जितना इनकम टैक्स है आप उसका क्लेम ले सकते हैं, उसके एडजस्टमेंट ले सकते हैं, रिटर्न में आपने डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी ये देखें, मैं एग्जांपल ये तो हर महीने ये हो तो आपका 10,000 रुपया यूटिलिटी पे बन रहा है। इसी तरह बैंक की ट्रांजेक्शन है, आपकी सारी बैंक में गई है, आपने बैंक से कैश विड्रॉ करा लिया, अगर एक लिमिट होती है उससे ज्यादा कराया तो उस पर भी आपका टैक्स कट जाता है। आपने बैंक टू बैंक को ट्रांजेक्शन किए, ट्रांसफर किए पैसे, आपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कोई चीजें खरीदी हैं, वहां पे भी आपको इनकम टैक्स चार्ज होता है, तो वहां पे भी आपकी डिडक्शन होती है टैक्स की। तो अगर आप पूरे साल की डिडक्शन ये भी चाहिए आपको, ये तो बिल्स की तो आपको वहीं से बिल के ऊपर मेंशन होती है। बैंक की जो ट्रांजेक्शन है आपको जितना टैक्स कटा है पूरे साल का वो आप अपने बैंक से ले सकते हैं। आप ऑनलाइन भी अपनी उनकी वेबसाइट से जाकर भी निकाल सकते हैं, बैंक की अपनी ऐप से भी कर सकते हैं, या बैंक विजिट करके भी अपना टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट इनकम टैक्स का ले सकते हैं किसी भी साल का, तो आपको वहां से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक और चीज है जी, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो बेची है तो उसके ऊपर भी कोई ट्रांजेक्शन की है प्रॉपर्टी की, तो उसके लिए आपने 18 लाख की अगर प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन की तो 36,000 रुपए उसके ऊपर आपने इनकम टैक्स दिया होगा। तो ये जितने भी टैक्स हैं, 36,000, ये 2,100, ये 10,000 और ये 9,000, ये सारे का सारा एडजस्टेबल है। हम एफबीआर को बता सकते हैं कि हमने इतना टैक्स कटवाया हुआ है। हाँ, अगर हम सैलरी पर्सन के हमेशा, चूंकि जितना उसका एक्चुअल टैक्स बनता है वो तो सिर्फ एम्प्लॉयर ही काट लेता है, ये तो जितनी बाकी डिडक्शंस होती हैं, ये यूटिलिटी बिल्स की, बैंक की या प्रॉपर्टी की या व्हीकल आपने कोई खरीदी बेची वहां पे भी टैक्स करता है, वो जितना टैक्स होता है वो हमारा रिफंड बनता है। सैलरी पर्सन को लेकर रिटर्न जो है एफबीआर के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो हमारे सैलरी पर्सन को जो है ना रिफंड जो है ना वापस करें, जो एक्स्ट्रा टैक्स कटा है पूरे साल का, जो कि देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं मिलता। खैर आप रिटर्न आप एक्चुअल फाइल करेंगे तो आपका हक बनता है, आप बताएं आप अपने रिफंड बनता है तो रिफंड वाली फाइल आप करें, उनको लिख के भेजें, कभी तो हो सकता है मिल जाए आपको, अदरवाइज हमने रिटर्न तो ठीक से फाइल करनी है। तो ये हमारी डिडक्शंस हैं, ये हमारी विद होल्डिंग है, जो कि साल के दौरान ही होती रहती है। एक्चुअल टैक्स भी हमारा ये पहले कट जाता है, इसके अलावा ये एक्स्ट्रा टैक्स हमारा कटता है, तो ये भी हम उसका क्लेम ले सकते हैं, अपनी रिटर्न में एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा जी विद होल्डिंग के साथ साथ आपने एक टैब बनानी है एसेट्स की। एसेट्स ये होता है कि आपकी जो टोटल इनकम थी 7,80,000 रुपए, जब जाहिर है आपने पूरे साल में एक्सपेंस किया, ये वाला सारा एक्सपेंस के अलावा आप कुछ ऐसे भी हो सकता है, आप कोई कंप्यूटर खरीद लें, आप कोई बाइक खरीद लें, आप कोई गाड़ी खरीद लें, तो वो आपकी क्या होता है, वो आपका एसेट्स होता है। इस जो पर्सन की जो हम रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, इसमें मैंने एक एसेट एग्जांपल के तौर पर लिया कि उसने एक 90,000 की बाइक भी ली है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे एंट्री करवाई 90,000 की एसेट में मैंने लिख दिया, ठीक है। फिलहाल इसको मैं बाद में आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक 90,000 रुपए की आपने बाइक खरीदी है तो वो हमारा एसेट होता है। एसेट और एक्सपेंस में क्या फर्क होता है, एक्सपेंस ऐसी चीज होती है जो बस एक दफा कर दिया तो उसकी यूटिलिटी आपने उसी टाइम ले लिया, वो खत्म हो गए पैसे आपके। एसेट्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका एसेट काफी देर आपको जो है यूटिलिटी देता है, वो आपके इस्तेमाल में रहता है काफी देर, जैसे बाइक है, कंप्यूटर है, ये आप काफी देर आप यूज कर सकते हैं, तो ये आपका एसेट है। बाकी आपके ये वाले सारे एक्सपेंस है, ठीक है जी। तो ये तीन चीजें आपने रिटर्न फाइल करने से पहले आपने ये डाटा फाइल फिल कर लेना है। आपकी टोटल सैलरी यहाँ लिख लेनी है, अपने एक्सपेंसेस सारे लिख लेने हैं, और जो टोटल आपकी सैलरी ये वाला भी आपने फॉर्म फिल कर देना है। ये टोटल सैलरी यहाँ आ जाएगी, एक्सपेंस आ जाएंगे, आपने पैसे खरीदा तो यहाँ आ जाएगा, और आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे बचे थे वो आपके यहाँ आ जाएंगे, 30 जून का बैलेंस आपके यहाँ, यानी ये टोटल करके आपने इसको जो जीरो करना है। ये फिल कर लें, विद होल्डिंग वाला फिल कर लें, आपकी कहाँ पे विद होल्डिंग हुई है, सैलरी से डिडक्शन, यूटिलिटी बिल, बैंक ट्रांजैक्शन से, प्रॉपर्टी से, व्हीकल से, जहाँ जहाँ भी आपकी डिडक्शन हुई है और आपको पता तो आप यहाँ
वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात है, अगर आपको नहीं पता कि मेरी चीज़ें कहाँ-कहाँ डिडक्शन हुई है, कहाँ-कहाँ नहीं हुई, आप अगर देखना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी डिडक्शन एफबीआर के पास भी हमारे लॉगिन में मौजूद होती है। अगर आप वहाँ से देखना चाहें, तो वहाँ से भी आप देख के डाल सकते हैं। आप बिलों से नहीं देख सकते, तो आप अपने एफबीआर के अंदर लॉगिन करें। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है कि आपने अपनी विथहोल्डिंग कहाँ से चेक करनी है, कि आपका कितना-कितना टैक्स एफबीआर ने काटा है। एफबीआर के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। उसकी वजह ये है कि एम्प्लॉयर ये जो आपका होता है, ये टैक्स काट के क्या करता है, एफबीआर में जमा कराता रहता है हर महीने। इस तरह यूटिलिटी बिल्स के जितना टैक्स होता है, वो आपके एफबीआर के अकाउंट में जा रहा होता है, एफबीआर को सबमिट हो रहा होता है, तो वहाँ पे एंट्री आपके नाम से हो रही होती है। बैंक जितनी ट्रांजेक्शन आपके करता है आपके अकाउंट से आपके सीएनएससी के अगेंस्ट, वो भी एफबीआर को रिपोर्ट कर रहा होता है कि मैंने इस मंथ इस बंदे की इस ट्रांजेक्शन से इतना टैक्स काटा इनकम टैक्स, और वो उन्होंने एफबीआर को जमा कराया होता है। ये सारी डिटेल्स आपकी एफबीआर के आपके अपने लॉगिन के अंदर भी पड़ी होती है। वो आप कैसे कर सकते हैं, ये ऊपर मैंने आई बटन में अभी उसका लिंक दे दिया है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है कि आप अपनी डिडक्शंस, आपकी टोटल विथहोल्डिंग की डिडक्शंस कहाँ-कहाँ हुई है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम वापस आते हैं इस फॉर्म के ऊपर। मेन जो हमारा फॉर्म है, तो ये चीज़ें फिल करने के बाद अब हम चलते हैं अपनी एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे हमने अपनी ये सारा डाटा फिल करना है। जी नाज़रीन, तो ये हम वापस आ गए अपने आईआरएस के पोर्टल पे, जहाँ पे हमने रिटर्न फाइल करनी है। तो हम सबसे ऊपर आएंगे, जो सेकंड टैब है डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन का मतलब होता है रिटर्न्स। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने पहला ये रजिस्ट्रेशन के कुछ फॉर्म्स हैं, इसको छोड़ देंगे। ये रिटर्न्स के फॉर्म है, तो इसमें आपने पहला छोड़ देना क्लासिक व्यू। ये बहुत ही सिंपलेस्ट है और ये सैलरी पर्सन के लिए है। इसकी बजाय आप आ जाएंगे नॉर्मल रिटर्न के ऊपर। ये वो रिटर्न का फॉर्म है जिसके जरिए इंडिविजुअल फाइल कर सकता है, सैलरी पर्सन, एओपी कंपनी, सबकी फाइल हो जाती है। और यही बेस्ट है, यही फॉर्म आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है आपने जो क्लिक करेंगे तो आपको ये पॉपअप मैसेज आ रहा है कि अपना पहले सबसे पहले सिलेक्ट पीरियड सिलेक्ट करें कि हमने कौन से पीरियड की रिटर्न फाइल करनी है। तो हमने इसको क्लिक करना है और यहाँ लिखना है 2022 की। जिस साल की भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं आप, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। हम 22 की कर रहे हैं, तो हमने इसको सिलेक्ट किया है। ये जो इसका पीरियड शुरू होता है जुलाई 1 जुलाई से और 30 जून 22 तक होता है, इसको हम करेंगे सिलेक्ट। जो हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये मेन रिटर्न फॉर्म ओपन हो जाता है। इसमें डिफरेंट किस्म के फॉर्म के अंदर डिफरेंट पेजेस हैं, आप समझ लें हैं। पेजेस के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन डाटा, अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, इन सबको आपने छोड़ देना। आपने आना है डाटा के ऊपर, आपने यहाँ क्लिक करना है और आपने अपना डाटा फिल करना है। क्योंकि हमारी सैलरी, इनकम के बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं। हमने चूंकि सैलरी का करना है, एम्प्लॉयमेंट वाला करना है फिल, तो हम इधर क्लिक करेंगे। आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी हो सकती है, बिजनेस हो सकती है, कैपिटल एसेट्स, अदर एसेट्स, फॉरेन सोर्सेज भी हो सकते हैं। तो ये 5-6 सोर्सेज ऑफ इनकम है। हमने फाइल करनी है इनकम फ्रॉम सैलरी, तो हम इसको क्लिक कर देंगे। जो ही क्लिक करेंगे तो ये सैलरी का फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पे आपने अपनी जो है ना सैलरी की अमाउंट एंटर करनी है। ये पे वेजेस, यहाँ पे आपने टोटल सैलरी अपनी लिखनी है। सैलरी के अलावा आपको अलाउंसेस, परकोजेट्स और ये अगर रीइंबर्समेंट मिलती है तो आप डिफरेंट अलग-अलग से ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप अपनी टोटल सैलरी लिखेंगे। तो हम चलते हैं, जो हमने अपना फॉर्म पहले एक्सेल में एंट्री की थी, आपकी टोटल कितनी है जी, 7,80,000 रुपये आपकी पूरे साल की इनकम है। तो हम इसको करेंगे कॉपी यहाँ से और यहाँ जाकर हम पेस्ट कर देंगे। ये 7,80,000 आपने अपनी सैलरी लिख दी। इसको आपने एंटर करने के बाद आपने कैलकुलेट पे 2 दफा क्लिक करना है, एक दफा और एक दफा फिर क्लिक करना है। तो ये हमारी 7,80,000 जो है ना उसने जो है ना एंट्री इसकी पोस्ट कर दी है। यहाँ पे उसका टोटल नजर आ रहा है। नीचे होती हैं सारी एंट्रीज, तो इनका भी सबका यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल यहाँ पे आ जाता। अभी यहाँ नीचे हमने कुछ नहीं डाला, तो हमने ये टोटल सैलरी अपनी ग्रॉस डाल दी है। कैलकुलेट का बटन क्लिक कर दिया है। ये एंट्री करने के बाद अब हम देखते हैं कि सिस्टम हमें खुद से बताएगा आपका टैक्स कितना बनता है। 7,80,000 हमने एंट्री की, कैलकुलेट कर दिया। अब हम आएंगे इन सबको छोड़ दे सोर्सेज ऑफ इनकम, हम आएंगे यहाँ पे टैक्स चार्जेबल पे, ये हमारा टैक्स, और यहाँ पे आएंगे एडजस्टेबल टैक्स। सॉरी, इससे नीचे अगर हम आए तो सबसे एंड पे है जी कंप्यूटेशन। इस पे अगर हम क्लिक करें तो ये खुद से हमें सिस्टम कंप्यूट करके बता रहा है कि आपका टैक्स कितना बनता है। ये आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई, ठीक है जी। ये आपका बता रहा है जी टैक्स चार्जेबल, टोटल आपका 9,000 रुपया टैक्स बनता है। नॉर्मल इनकम टैक्स 9,000 रुपये बनता है। और हमने यहाँ कितना बनाया था जी, और हमें यहाँ पे कितना बनाया था जी, विद होल्डिंग वाले कॉलम में अगर आप आते हैं तो ये आपकी सैलरी है, ये आपका पर मंथ का टैक्स है। तो 9,000 रुपये आपका टैक्स बनता है। ये हमने कैलकुलेशन की थी 9,000 की, पर मंथ 750 और टोटल 9,000 बनता है। और सिस्टम हमें एफबीआर का क्या बता रहा है, एक्जैक्टली 9,000 रुपया। यानी कि ये इसके बैकएंड पे भी वही फार्मूला लगा हुआ है जो स्लैब्स वाली है, सैलरी स्लैब जो बजट में इशू होती है, जो रेट आते हैं, इसके एंड पे पीछे वही फार्मूला लगा है। उसके मुताबिक उन्होंने 9,000 रुपया हमारा टैक्स निकाल दिया कि आपका 9,000 रुपया टैक्स बनता है। नीचे अगर हम सबसे पहले नीचे हैं तो यार एडमिटेड इनकम टैक्स, ये 9,000 रुपया टैक्स बनता है, आप पे करें। लेकिन चूंकि हम सैलरी पर्सन है, हमारा टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका हुआ है, तो हमने उसको यहाँ पे फॉर्म में बताना है कि हमारा तो टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका हुआ है। उसके लिए हमने कहाँ पे आना है, हम आएंगे यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स के टैब के ऊपर। इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं जो हमने यहाँ पे मैंने आपको बताई है विद होल्डिंग की, ये आपके एम्प्लॉयर की तरफ से जितना टैक्स कटा है, यूटिलिटी बिल्स का कटा है, आपका बैंक ट्रांजैक्शन से कटा है, या आपका प्रॉपर्टी वाले में कटा है, या आपका व्हीकल वाले में कटा है, जितना भी टैक्स की डिडक्शंस हुई हैं वो सारी की सारी इस फॉर्म में मौजूद है। इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शन है जो, लेकिन आपने वही फिल करनी जो आपसे रेलिवेंट है। फिलहाल मैं आपको एक फाइल करके बताता हूँ जी। सबसे पहले जो 9,000 रुपये हमारा एम्प्लॉयर ने काटा है, जो हमारा एक्चुअल बनता भी 9,000 है और 9,000 हमारा एम्प्लॉयर ने काट लिया हुआ है, यानी कि टैक्स हमारा यहीं पे पूरा हो जाता है। और इसका कहाँ पे फिल करेंगे, ये देखें इंपोर्ट है, इंपोर्ट के कुछ सेक्शन आ रही है सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज अंडर सेक्शन 149। आपने एडजस्टेबल टैक्स में जितनी भी डिडक्शन आपकी सैलरी से हुई आपने यहाँ लिखना, हमारी कितनी हुई है डिडक्शन 9,000 रुपया, 9,000 रुपया हमने यहाँ लिख देना। ये आपकी डिडक्शन हो गई है। अगर आपको ये पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि कितनी आपकी डिडक्शन हुई है, एम्प्लॉयर ने कितनी की एग्जैक्ट आपको नहीं पता, तो मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं। आप अपने एम्प्लॉयर से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अगर आपको वहाँ से भी नहीं मिलती, लेकिन पर मंथ सैलरी स्लिप आपको मिलती है, उसके ऊपर लिखा होता है, पिफरा की स्लिप के ऊपर लिखा होता है, अकाउंट ऑफिस से आपको डिटेल मिल जाएगी, यानी कि टोटल आपका कितना टैक्स कटा है। अगर यहाँ से भी आपको नहीं मिलता, फर्स्ट टाइम काम है, तो आप एफबीआर की वेबसाइट का मैंने आपको बताया कि लिंक से जाकर, मेरे लिंक से जाकर वहाँ से भी ले सकते हैं। तो वो आपको 9,000 आपकी डिडक्शन है, तो आपने यहाँ पे लिख के इसको फिर आपने 2 दफा कैलकुलेट करना है। ये मैंने 2 दफा कैलकुलेट कर दिया। अब हम दोबारा चलते हैं कंप्यूटेशन के ऊपर। कंप्यूटेशन में जब हम आते हैं तो ये देखें, ये हमारा टैक्स लायबिलिटी बनती है, ये नॉर्मल टैक्स बनता है। और यहाँ देखें ये विद होल्डिंग टैक्स जो भी हमने उधर ऐड किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। और हमारी जो एडमिटेड टैक्स लायबिलिटी थी, ये देखिए यहाँ पे खत्म हो चुका है, जीरो। ये जीरो और लास्ट में अगर यहाँ पे आ गई तो हमें पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर अमाउंट शो हो, इसको हमने नहीं करना होता क्योंकि हमारी ऑलरेडी कर चुकी है। तो 9,000 हमारी एक्चुअल टैक्स बनता है, 9,000 हमारे एम्प्लॉयर ने पहले ही काट लिया।
ठीक है, तो यहाँ तक ये चीजें फाइल करने के बाद आपने एक चीज और करनी है। अब आपने आना है वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर। हमने दो चीजें एंटर कर ली हुई हैं। एक हमने ये इनकम अपनी कर ली हुई है कि हमारा टोटल इनकम कितनी है, हमने ये कर लिया कि हमारा उस पर टैक्स कितना बनता है और कितना बनता 9,000 है और हमारा 9,000 कट चुका हुआ है, तो 9 को 9 से नील हो चुकी है हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है। तो ये मेन चीजें हमारी एंटर हो चुकी हैं। अब हम आएंगे लिखेंगे कि जो हमारा 7,80,000 जो हमने कमाया पूरे साल में, जो हमारी अर्निंग है वो कहाँ खर्च हुई है, तो या तो वो हमने एक्सपेंस किया या हमने कोई एसेट खरीदे हैं या हमारे बैंक में पड़ा हुआ है। तो ये चीजें अब हमने एंटर करनी है, ये एंटर हो चुकी है, ये अब हमने एंटर करनी है। तो हम चलते हैं सारे एक्सपेंस की तरफ। ये देखें वेल्थ स्टेटमेंट को क्लिक करेंगे तो आप आएंगे पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर कि आपने खर्चा कहाँ किया है, कहाँ पे पैसे खर्च किए हैं। जी ना, ये और जो हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये फॉर्म ओपन हो गया है जिसमें सारी वो एंट्रीज दी गई हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस ये यहाँ पे टोटल होकर आएगा, जितनी भी यहाँ पे सारी एंट्री करेंगे यहाँ पे इसका टोटल आएगा जब हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे रेंट, यहाँ आपने लिखेंगे व्हीकल, ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन, एसेट, मेडिकल, एजुकेशनल, क्लब, फंक्शन, इनमें से जो आपको ठीक लगता है, जहाँ जहाँ आपके खर्चे हुए हैं, जो रेलिवेंट लगते हैं, वो सारी आपने एंट्री कर देनी है। मैं आपको यहाँ पे करके कुछ दिखा देता हूँ एज इट इज, जैसे जो मैंने यहाँ पे कुछ कैलकुलेट की हुई है। ठीक है जी, ये देखिए मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी और मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा रेंट हो गया। उसके बाद मैंने क्या लिखा जी, व्हीकल एक्सपेंसेस है, इसको कॉपी करूँगा तो इसको मैं व्हीकल पे लिख देता हूँ, ये व्हीकल में आ गया। इसके बाद मैं चलता हूँ व्हीकल के बाद मैंने इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी के बाद वाटर, ये वाटर के एक्सपेंसेस मैंने लिख दिया, ये आ गया जी वाटर। वाटर के बाद आप आ जाएंगे मोबाइल के एक्सपेंसेस है जी, मैंने मोबाइल में खर्चा किया है, मोबाइल बिल पे किए हैं, ये टेलीफोन में डाल दीजिए आप, इधर आ गया जी। उसके बाद हमने आना मेडिकल पे 15,000 मैंने मेडिकल एक्सपेंसेस है, मैंने मेडिसिन मैंने चेकअप करवाया है। उसके बाद मैंने क्या एंट्री किया जी, एजुकेशन मैंने फीसें दी हैं। ठीक है जी, तो आप एजुकेशन में डाल दें, सॉरी ये 15,000 था ऊपर, तो यहाँ पे आ जाए एजुकेशन के पैसे, ये 17,000 इधर आ गया। उसके अलावा क्या चीज़ है जी अदर एक्सपेंसेस, बाकी जितने बचते हैं वो आपने अदर एक्सपेंसेस में डाल के पूरे कर देने। अदर एक्सपेंसेस में ये देखेंगे आप, अदर पर्सनल एक्सपेंसेस या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये आपने बाकी इधर डाल देने। ये सारे मैंने डाल दिया, मैं इसको कैलकुलेट करना दो दफा कर लिया। ये देखिए टोटल एक्सपेंस आप जब ज्वाइन किया तो टोटल के कॉलम में खुद ये सारे टोटल यहाँ आ गए 6,58,330, यहाँ हमने यही बनाया 6,58,330, ये वाला उसका ब्रेकअप है। तो ये एंटर करने के बाद हमने कैलकुलेट बटन पे क्लिक कर दिया हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं जी, ये हमने ये भी एंट्री कर दी, ये भी हमारा एंटर हो गया, ये भी एंट्री हो गई। अब बारी है इस 90,000 की। 90,000 का हमने जो बाइक खरीदी थी, तो 90,000 हमारा एसेट है, तो हमने एसेट के कॉलम में ये लिखना है। ये कैश बैंक अकाउंट में हमारा इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, ये भी हमारा एसेट है, तो ये दोनों हमें एसेट के टैब में जाके मिलेगी ये चीजें। यहाँ पे आ जाएगी पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, पर्सनल एसेट्स में आ जाएगी। इसमें डिफरेंट है जी, आपके पास एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है वो आप ऐड कर सकते हैं, कमर्शियल बिजनेस, नॉन बिजनेस इक्विपमेंट है, आपके पास कोई माल मवेशी है, एनिमल है, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अकाउंट है आपका, आपके पास कोई डेट है, मोटर व्हीकल है, आपने कहीं लोन दिया हुआ है, इसको प्रीपेमेंट्स की हुई है, मोटर व्हीकल है आपके पास, आपने मोटर व्हीकल खरीदी है, आपके पास प्रेशियस पोजेशन यानी कि ज्वेलरी वगैरह आपने लिया, कोई हाउस होल्ड इफेक्ट में आपने कोई घर की कोई चीज ली है, पर्सनल आइटम है, कैश अगर है तो यहाँ लिख देंगे। इसी तरह एसेट्स किसी और के नाम से खरीदी आपने तो वो यहाँ लिख देंगे। अच्छा, कुछ यहाँ पे हाइड होकर आ रहे हैं, इसे हाइड इसलिए कि आप यहाँ क्लिक करके उसको पहले उसका नाम लिखेंगे कौन सा एसेट है, उसके बाद ये एक और फील्ड इसी तरह की आज उसकी आप एंट्री करेंगे। इसी तरह ये सारे एसेट्स की डिटेल, इनमें से कोई भी आपने एसेट खरीदा तो आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। फर्स्ट हमने चूंकि 90,000 का बाइक लिया तो हम 90,000 की पहले बाइक की एंट्री करते हैं। सबसे पहले ये आ रहा है बाइक, ये मोटर व्हीकल बाइक। अब ये देखिए और आप इस पर क्लिक करेंगे, वो पूछ रहा है कि जी मोटर व्हीकल में क्या चीज़ है आपकी। ये देखिए स्टेशन नंबर लिखें, फर्स्ट करेंगे हमारा 1 2 3 4 बाइक का नंबर है और ये होंडा की बाइक है हमारे पास, तो हमने इसकी एंट्री कर दी। इसको ओके करें तो ये आ गया जी 1 2 3 होंडा। ठीक है जी, यहाँ बाइक के साथ लिख सकते हैं होंडा। और ये देखें ये फील्ड अब अवेलेबल होगी, आप यहाँ लिख देंगे 90,000। 90,000 की हमने बाइक ले ली है, ये 90,000 की हमारी ये भी एंट्री होगी। आप इसको भी कैलकुलेट कर लें, दो दफा क्लिक कर लें, वो खुद ब खुद नीचे एंट्रीज टोटल में डाल देगा। अच्छा जी, ये भी हमारी एंटर हो गई, ये भी एंटर होगी। अब आ जाए ये लास्ट, ये क्या रहेगा जी बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हमारे पास 31,670 रुपये पड़े थे, तो बैंक अकाउंट कहाँ पे ये देखें अकाउंट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट है, यहाँ अपने अकाउंट में रखे हुए हैं, तो यहाँ में हमने एंट्री करनी है। ये भी इनविजिबल है तो हम इसको क्लिक करेंगे, ये विजिबल होगी। पहले पूछ रहे हैं अकाउंट नंबर है, IBFT देंगे, अकाउंट नंबर कोई भी दे, ये फर्स्ट करेंगे मेरा अकाउंट नंबर है ये, और यहाँ पे पूछ रहे हैं बैंक दे देते हैं HBL। ठीक है, ये HBL अकाउंट नंबर है, इसको कर दें। तो ये आपके पास एंट्री उसकी आ गई HBL अकाउंट नंबर है। अगर आपके एक से ज्यादा है तो आप यहाँ पे प्लस करके दूसरा अकाउंट भी लिख सकते हैं और सब अकाउंट बैलेंस लिख सकते हैं। हमारे बैंक में पैसे पड़े हुए 31,670, तो हम यहाँ पे ये देखें 31,670। ये करने के बाद हम कैलकुलेट बटन पे फिर क्लिक करेंगे, एक बार फिर करेंगे, ये देखेंगे ये दो दफा लाजमी क्लिक करने के बाद ये सारी हो जाएंगी एंट्रीज, उसको सेव कर देगा फॉर्म के अंदर। अब ये देखें हमारी ये भी एंट्री हो गई, बस ये सारी चीजें हमने एंटर करनी थी, ये सारी हो गई। अब हमारी रिटर्न जो है ऑलमोस्ट फिल हो चुकी हुई है। अब ये करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद हमने पूरी रिटर्न की कैलकुलेशन करनी है। आप जाएंगे यहाँ पे कैंपुटेशन पे। ठीक है जी, ये करने के बाद आप ये देखें, चेक करेंगे कि आपका कोई लायबिलिटी तो नहीं बन रही है। देखें टैक्स लायबिलिटी 0 आ रही है, इधर कोई नहीं होनी चाहिए। और दूसरा आपने एक और चीज देखना है, रिकंसिलिएशन करनी है अपने एसेट और एक्सपेंसेस की। हमने अभी एक्सपेंसेस डाले थे और एसेट्स डाले थे, अब इनकी रिकंसिलिएशन करनी है कि ये बराबर होने चाहिए हमारे एसेट। ये देखें, अगर हम यहाँ सारी चीजें देखें तो लास्ट में देखें कि ये देखें 7,80,000 आ रहा है अनरिकंसाइल्ड अमाउंट, यहाँ पे ये 0 होना चाहिए। 7,80,000 जो आ रहा है ये 0 होना चाहिए। इसको हम एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं, फिर भी 0 है, तो ये 0 होनी चाहिए। किस तरह से 0 होगी, और ये 7,80,000 आ रही है, ये कहाँ पे हमने लिखनी है, ये वो अमाउंट है जो हमारी सैलरी की है। एक्चुअली ये रिकंसिलिएशन है एसेट्स और एक्सपेंसेस की। वो देखना चाह रहा है कि पूरे साल में आपके पास पैसे आए कितने और गए कितने। तो हमने एक्सपेंसेस में लिख दिया गया है, कुछ एसेट्स में गया, लेकिन हमने इधर एक और चीज लिखनी है, इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। यानी हमने पीछे जो इनकम डिक्लेयर की है उसकी टोटल अमाउंट यहाँ पे आनी है। वो हमें कहाँ से मिलेगी, तो वापस जाएंगे सैलरी वाले टैब में, तो ये देखें हमने यहाँ पे लिखी है 7,80,000, यहाँ से भी ले सकते हैं, 7,80,000 यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, तो हमने रिटर्न से ही ले लिया। तो वापस आएंगे रिकंसिलिएशन वाले टैब पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये देखेंगे इनकम डिक्लेयर्ड रिटर्न फॉर नॉन टैक्स, यहाँ पे हमने ये एंट्री दोबारा एक दफा करनी होती है। ये करने के बाद आपने कैलकुलेट को क्लिक करना है, जो कैलकुलेट को क्लिक करना है तो यहाँ 0 होना लाजमी है, फिर करेगी ये देखेंगे ये 0 हो चुकी हुई है, यानी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट में 1 रुपया भी नहीं आना चाहिए। 1 रुपया भी हो तो आपकी रिटर्न सबमिट नहीं होगी, तो ये भी 0 हो गई है। एक तो यहाँ पे नील होना चाहिए, दूसरा आपका कंप्यूटेशन के टैब में जाके एडमिटेड टैक्स लायबिलिटी भी 0 आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी 0 है, कुछ नहीं आ रहा। तो अब ये हमारी रिटर्न जो है ना वो फिल हो चुकी हुई है सारी की सारी। अब हम इसको सबमिट कर सकते हैं। जितना हमारा इसमें हमने पूरी अपनी सैलरी लिख दी है, कितनी सैलरी थी, इसमें हमने आके पर्सनल एक्सपेंसेस लिखे सारे, कौन कौन से एक्सपेंसेस हमने किए हैं। इधर हमने आके अपना एसेट्स लिखा है, ये हमारे एसेट्स कौन से, एक बाइक और एक हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस है। तो साथ साथ कैलकुलेट के बटन पे दो दफा क्लिक करते जाना है। ये सब कुछ करने के बाद हमने वो चीजें देखनी है कि रिकंसिलिएशन में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, और कंप्यूटेशन में भी एडमिटेड टैक्स लायबिलिटी 0 होनी चाहिए, और रिकंसिलिएशन नेट एसेट्स में आपकी कोई अनरिकंसाइल्ड अमाउंट ये वाली नहीं होनी चाहिए। ये करने के बाद आपकी रिटर्न बिल्कुल फिल हो चुकी हुई है। अब आपने इसको कर देना सेव।
जी, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे मैं क्लियर करता जाऊँ कि ये वाली जो रिटर्न मैं फाइल कर रहा हूँ, जिस बंदे की फाइल कर रहा हूँ, उसकी इस एफबीआर में पहली रिटर्न है। इससे पहले उसने कोई रिटर्न फाइल नहीं की हुई। उसका अंदाजा आपको यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि पीछे कोई रिटर्न शो भी नहीं हो रही थी और कोई उसके एसेट्स भी शो नहीं हो रहे थे। उसने सिर्फ इस साल में जो एसेट्स खरीदे हैं वही हमने यहाँ पे डाले हैं, यानी कैश ये पड़ा हुआ है और 90,000 का उसने एक ही बाइक लिया है और उसकी ये पहली रिटर्न है। इसलिए आप देखेंगे तो ये रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स वाले में आप अगर आते हैं तो यहाँ देखें नेट एसेट करंट ईयर ये वही है, कैश पड़ा हुआ है इसमें और 90,000 की बाइक है। जबकि एक दूसरा जो रो शो हो रही है नेट एसेट प्रीवियस ईयर, ये देखें जीरो आ रहे हैं। ये इसलिए जीरो आ रहे हैं कि इसने अपनी पिछली रिटर्न में कोई भी फाइल नहीं की हुई, पहली रिटर्न है जो एफबीआर में ये फाइल करने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर का कोई डाटा नहीं आ रहा। अब आपके केस में भी ऐसा अगर तो फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं फिर तो आप ये जीरो ही होगा क्योंकि आपने पहले कोई रिटर्न फाइल नहीं की और एज इट ही आप कर सकते हैं। अगर आपका पीछे कोई जो है ना डाटा नहीं है, आपका कोई एसेट पहले नहीं है तो फिर आप इसको एज इट ही सबमिट कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ वही एसेट है, यानी ये वाला जो बाइक आपने इस साल खरीदी है, पिछले एसेट्स आपके कोई भी नहीं है, फिर तो आप एज इट ही इसको सबमिट कर देंगे। हाँ, अगर आपने ये भी तो हो सकता है कि आप पहली दफा रिटर्न फाइल करें लेकिन आपके पिछले सालों में कुछ एसेट्स हैं आपके नाम पे जो आपने पहले खरीदे थे, 2022 में नहीं खरीदे लेकिन इससे पहले खरीदे थे, यानी आपके पास कोई गाड़ी है या आपके पास कोई प्लॉट, आपके नाम पे कोई घर है, तो उसको भी आखिर आपने शो करना है कहीं पे क्योंकि आपके नाम पे है और एफबीआर के कहीं ना कहीं पे पता चल ही जाता है ऊपर, तो आपको वो भी डिक्लेयर करने चाहिए अगर आपके नाम पे कोई और एसेट्स हैं। एक तो हमने कर दिया ये वाला 90,000 की बाइक हमने डाल दी है, लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास पिछले सालों के कोई एसेट्स हैं जो कि आपने पहले रिटर्न में फाइल नहीं की तो आपके वो यहाँ इसमें शो नहीं हो रहे। पीछे आपने कोई रिटर्न फाइल की होती तो उसमें आपने पिछले साल डाले होते तो वो एज इट इज यहाँ पे शो हो रहे होते। अब आपने पिछली रिटर्न कोई फाइल की हुई और आपके पास कुछ एसेट्स हैं वो आपको डिक्लेयर करने चाहिए। ये मैंने आपको कहा था कि मैं एंड पे बताऊंगा, ये बहुत ही एक टेक्निकल पॉइंट है कि अगर पहली रिटर्न है आपकी फर्स्ट रिटर्न है एफबीआर में तो आपने उस साल में जो खरीदे हैं वो तो आपने उसमें डाल दी, 90,000 की बाइक लिए डाल दी। अगर आपके नाम पे कुछ ये एसेट्स हैं जो आपके एसेट्स बिफोर 2021-22 यानी इस रिटर्न जो हम फाइल कर रहे हैं 2022 की उससे पहले के सालों में आपने खरीदे हुए हैं या आपके नाम पे हैं तो वो भी आपको डिक्लेयर करने चाहिए ताकि आपकी रिटर्न बिल्कुल ठीक हो। कल के बाद में अगर आपके भी डालना पड़ेगा तो फिर आपको मसला होगा। पहली रिटर्न में आपने उस डेट में उस साल अगर आप जिस साल की पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं उससे पहले के जितने भी एसेट्स हैं आपके नाम पे वो आपने डिक्लेयर करने हैं। यानी कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, अब यहाँ पे एक बंदा का है जिसका प्लॉट है 1 मिलियन का, व्हीकल है उसकी 8 लाख की, ज्वेलरी उसके पास पड़ी हुई, गोल्ड है उसके पास 5 लाख का, और अदर एसेट्स हैं 1 लाख के, यानी 24 लाख के ऐसे एसेट्स भी उसके पास हैं, उसके नाम पे हैं जो उसको विरासत में मिले हैं, जो भी है उसके नाम पे एसेट्स हैं और उसने वो ये भी उसको डिक्लेयर करने चाहिए। 2.4 मिलियन के टोटल एसेट्स बनते हैं। अगर आपके भी नाम पे हैं तो ये आपको डिक्लेयर करने चाहिए और ये कैसे डिक्लेयर होंगे वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ये देखें जी, अब आपने करना ये है कि अगर आप पिछले सालों के एसेट्स भी डालना चाहते हैं, अभी तक तो हमने ये 90,000 की एक बाइक डाल दी थी मोटर व्हीकल, ठीक है जी, ये तो इसने करंट ईयर में खरीदी थी। अब पिछले साल के ये जो 24 लाख के एसेट्स पड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ज्वेलरी, अदर एसेट्स, ये अब हम आते हैं, अब हम ये कहां पे डिक्लेयर करेंगे? 90,000 का ये ऐड हो गया, ठीक है जी। पर्सनल एसेट्स वाला आप टैब को क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्म खुल जाएगा जहां पे ये 90,000 का पहले बाइक एंटर कर चुके हैं। अब आपने जो है प्रॉपर्टी अपनी ऐड करनी है, तो यहाँ पे आप देखें, ये देखें, ये आपके पास कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, नॉन बिजनेस। तो अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उस प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे, जैसे हमने नीचे ये 90,000 की बाइक ऐड कर दी थी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी का नाम देंगे, उस इलाके का नाम देंगे, सोसाइटी का नाम देंगे, जहाँ भी आपकी प्लॉट है उसका नंबर लिखेंगे और इसको ओके कर देंगे। आप यहाँ पे उसकी अमाउंट शो कर देंगे। इसी तरह अगर आपके पास व्हीकल है तो आप यहाँ पे देखें व्हीकल कहाँ पे आ रहा है, आपने व्हीकल भी ऐड कर देना, ये देखें मोटर व्हीकल आ रहा है, आप उसको भी ऐड करेंगे। 90,000 के हम पहले ऐड कर चुके हैं, आप एक और ऐड कर देंगे जो भी आपका पिछला व्हीकल है इस पे प्लस करके उसको भी ऐड करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या चीज है, गोल्ड है और अदर एसेट्स भी हैं, ठीक है जी। ये आपने यहाँ पे नजर, ये देखें प्रेशियस पोजेशन है, यहाँ पे आप इसको प्लस करके उसमें आप लिख सकते हैं कि मेरे पास इतनी ज्वेलरी है, इतना गोल्ड है, वो भी ऐड कर देंगे। इसी तरह पर्सनल आइटम में आप अंदर में कुछ भी डाल सकते हैं, तो वो भी डाल देंगे आप, ये सारे डाल देंगे। तो अब ये 24 लाख की एंट्री में आपको फर्ज ये करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैं सारा ये 24 लाख यहाँ पे डाल के आपको दिखाता हूँ क्योंकि इसको बैलेंस करना होता है, तो मैं बैलेंस करना आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ये बैलेंस कैसे होगा, ये 24 लाख के हमने एसेट्स और डाल दिए जो पिछले सालों के हैं, ठीक है जी, ये डाल दें। अगर पीछे आप रिटर्न फाइल कर चुके हैं फिर आपने इसमें नहीं डालने, पिछले रिटर्न में डाल दिए, वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि नहीं की पहले तो आपने पिछले एसेट्स आपने यहाँ पे ऐड कर देने हैं। वो आप वन बाय वन अलग-अलग से करेंगे, लेकिन मैंने सारी अमाउंट इसी एक में डाल दी थी आपको समझाने के लिए इसको बैलेंस कैसे करना है। ये 24 लाख डाल दिया और हमने कैलकुलेट को डबल 2 दफा क्लिक करना है। ये जब हमने कर दिया तो अब हम आएंगे यहाँ पे दोबारा रिकंसिलिएशन पे, देखते हैं कि क्या है। ये देखें तो अगर तो रिकंसिलिएशन में हमारे पास अनरिकंसाइल्ड अमाउंट आ गई 24 लाख की, यानी वही एसेट्स है जो आपने पिछले सालों के डाले हैं। अब इसको कैसे रिकंसाइल करना है, ये जो 24 लाख की अमाउंट ऑफ रिकंसाइल यहाँ पे अनरिकंसाइल्ड हो रही है, इसको हमें जीरो करना है। तो अब इसके लिए हम जाएंगे वापस ऊपर जाएंगे, ये देखिए जो सेकंड ऑप्शन थी नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर, तो यहाँ आप यही 24 लाख जो आपने एसेट्स डाले हैं वो आप प्रीवियस ईयर वाले यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद आप 2 दफा इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें ये अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जो है वो आपकी जीरो आ रही है, ठीक है जी। यहाँ पे जीरो आ गई। अब आपके ठीक हो गया, आपके पिछले एसेट्स भी डाल गए हैं और आपने जो इस साल खरीदे थे वो भी आपके इसमें ऐड हो गए, ये टोटल फिर इतने बन जाते हैं 25,21,000। आपका 90,000 का बाइक और जो कैश पड़ा था बैंक में वो भी डाल के तो ये आप आपके करंट ईयर के इतने एसेट्स हो गए। ये आप हर साल बढ़ते जाएंगे, अगर आप जो हर साल ऐड करते जाएंगे अपने एसेट्स, तो प्रीवियस ईयर में यहाँ पे अगली टर्म में आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे कि आपके प्रीवियस ईयर के इतने एसेट्स हैं। अभी हमने जो भी डाले हैं 24 लाख वो हमने यहाँ पे डाल के प्रीवियस में उसको हमने बैलेंस कर लिया है। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा जो है ना खत्म करने लगा क्योंकि मैं इसमें अभी नहीं डाल रहा, क्योंकि इस बंदे के प्रीवियस एसेट्स के सॉरी प्रीवियस ईयर के एसेट्स नहीं है, तो इसको मैं दोबारा इसमें से निकाल रहा हूँ वापस। निकालने के लिए दोबारा आपने जीरो करके इसको 2 दफा कैलकुलेट करना है। तो ये आप देखते हैं अभी तक आ रहा है, तो इसको भी आपने 2 दफा इसको भी मिटा दें आप, क्योंकि हमने ये डाला है। तो 2 दफा क्लिक करें तो ये देखें दोबारा जीरो पे आ गया, तो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट कोई भी नहीं है, तो आपकी ये रिटर्न कंप्लीट हो गई। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था और मैंने आपको बता दिया। सेव करके आपका ये डाटा सेव हो गया। अब आप बेशक इसको बंद करके चले भी जाएं और अगले दिन आकर दोबारा ओपन करेंगे तो दोबारा भी आपको मिल जाएगी। बस करें मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। डाटा मेरा सेव करना लाजमी है, सेव पहले करें। सेव जो ही हो जाए उसके बाद आप कहीं काम जाना है, आपने कल बाकी फाइल करनी है तो आप इसको बंद कर दें। जो बंद करेंगे अनसेव डाटा नहीं है तो यस कर सेव कर दें। सेव हम कर चुके हैं तो हमारा डाटा सेव हो चुका हुआ है। वो कहाँ पे, अगर हम दोबारा लॉगिन करके दोबारा जब आएंगे अगले दिन, जो दोबारा देखना चाहें
तो हम दोबारा जब जो ही लॉगिन करके यहाँ आएंगे तो सबसे पहले आपको यूं मिलेगा, तो आपने यहाँ पे आना ड्राफ्ट में, जब तक आपने जो ही सेव करेंगे तो आपके पास ड्राफ्ट में आ जाती है, जब सबमिट करेंगे तो फिर वो इनबॉक्स और आउटबॉक्स होती है, कंप्लीटेड टॉक्स में आ जाती है, लेकिन जब तक सबमिट नहीं होती सक्सेसफुली तब तक ये ड्राफ्ट के अंदर रहती है। ये देखें ड्राफ्ट क्लिक किया तो ये डिक्लेरेशन का फोल्डर आ रहा है, इसके अंदर ये पड़ी हुई है, इसको आप क्लिक करेंगे, एक दफा सिंगल क्लिक, एक दफा क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा येलो। अब इसको ओपन करना इसी फॉर्म को, तो ये एडिट के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, बिल्कुल खत्म, दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी। डिलीट नहीं करना आपने एडिट में आना है, जो मैंने एडिट पे क्लिक किया देखें दोबारा हम उसी फॉर्म पे आ गए। ये देखें हमारी एंट्री जो हमने की थी आ रही है, देखें सैलरी एंटर हुई हुई है, ठीक है, ये देखें हमारी पर्सनल एक्सपेंसेस वो सारे आ रहे हैं, तो ये हमारा डाटा सेव हो गया हुआ है। अगर आप अभी तक हमने सबमिट नहीं किया, सिर्फ सेव किया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि इसको मुझे प्रिंट भी मिल जाए मैंने क्या क्या किया, तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अनसबमिटेड डाटा, ये देखें डिक्लेरेशन आ गई आपके पास पूरी बनी बनाई, लेकिन अभी तक ये सबमिट नहीं हुई, ये आपकी डिक्लेरेशन सबमिट हुई। ये देखें इसमें आपका नेट एसेट्स आ रहे हैं कितने हैं, ये जो हमने बैंक अकाउंट डाला था और एक अपनी बाइक डाली थी, ये गुड है। टैक्स चार्जेबल 9000 हमारा निकला था, टोटल हमारी इनकम ये टैक्सेबल, ये सारी ये अभी ड्राफ्ट बना के शो कर रहे हैं, देखें ड्राफ्ट लिखा हुआ आ रहा है, जो जब सबमिट होगी ड्राफ्ट खत्म हो जाएगा। ये आ रहा है, ये हमारी टोटल सैलरी को अभी दोबारा दिखा रहा है, ये 9000 हमारा टैक्स एडजस्टेबल टैक्स जो हमने टैक्स कटवाया हुआ है, ऊपर 9000 लायबिलिटी थी, ये जो हमने टैक्स कटवाया हुआ है उसकी एडजस्टमेंट भी आ गई हमारी, तो ये सारी डिटेल ये हमारी फिर एक समरी है टोटल कितनी आई थी, ठीक है, ये हमारा टैक्स कट गया और ये हमारी सारी एक्सपेंसेस की डिटेल आ रही है, ठीक है। तो ये सारी जितना भी हमने फिल किया है हमारे पास एक रिटर्न का ड्राफ्ट बन के आ चुका है, तो आप अगर देखना चाहें तो आप ये पहले भी देख सकते हैं बगैर सबमिट किए, ठीक है। हम वापस आ जाते हैं, अब हमने सारा कुछ फिल कर लिया। अच्छा एक चीज और रह गई है, मैंने आपको जो ना डिडक्शन में अगर हम जाएं विद होल्डिंग डिडक्शन में, अभी तक हमने सिर्फ ये वाली डाली है, ठीक है जी। अभी हमने जो ड्राफ्ट देखा है उसमें हमारा 9000 सिर्फ आ रहा है डिडक्शन, जो हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ है, हमने अभी ये नहीं डाली, ये नहीं डाली, ये नहीं डाली, ये हमारी और भी काफी सारी जगहों पे डिडक्शन हुई होती है। सैलरी के अलावा आपके यूटिलिटी बिल्स में इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ होता है, आपके बैंक ट्रांजैक्शन में, आपके मूवेबल प्रॉपर्टी में, आपकी व्हीकल में, प्रॉपर्टी में, वहाँ भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ होता है। अब आप चाहें तो इसी 9000 डाल के जो हमारा एम्प्लॉयर ने हमारा टैक्स काटा गवर्नमेंट ने वही कर लें, उसी से फाइल कर दें, तब भी काफी है, आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं निकल रही, जीरो आ रही है। अगर चाहें तो आप अब ये भी डाल सकते हैं, आपका जो यूटिलिटी बिल्स का निकला 10000, 2140 आपका बैंक के ट्रांजैक्शन पे हुआ है और 36000 आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी उसका भी टैक्स है, इन तीनों को मिला के 48150 रुपए आ रहे हैं। अब अगर आप चाहें तो आप इसको भी एंटर कर सकते हैं, ये 48150 अब आपका रिफंड बन रहा है, गवर्नमेंट ने आपका देना है, एफबीआई ने आपका देना है, चाहे तो आप इसकी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन रिफंड के चांसेस बहुत कम होते हैं, सैलरी पर्सन को मिलने के कंपनीज के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो सैलरी पर्सन को बिल्कुल नहीं मिलते आजकल। तो चाहे तो आप एंट्रियां कर सकते हैं इनकी, और ये एंट्री कैसे करेंगे, ये हमारी जो होल्डिंग डिडक्शन है, तो हम दोबारा आते हैं अपनी इसमें रिटर्न पे, तो हमने यहाँ पे डाला था, ये देखें एडजस्टेबल टैक्स, यहाँ पे हमने सारी डिडक्शन है हमारी, ये हमने सैलरी की डिडक्शन एक डाल दी थी, उसकी हमें इंपैक्ट मिल गया, लेकिन बाकी चीज़ हमने नहीं डाली। अब अगर हम इसमें गौर से देखें तो ये सारे सेक्शन दिए हैं, अगर इंपोर्ट पे भी करवाया है, सैलरी पे करवाया है, प्रॉफिट एंड डेट है, ये गुड्स के ऊपर भी करवाया, पेमेंट फॉर गुड्स किया, ये सर्विसेज पे ऊपर की है। तो अगर हम नीचे देखेंगे, देखें कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक से आप जब डिटेल लेंगे अपने डिडक्शंस की तो वो आपको प्रोवाइड करेगा कि मैंने किस चीज़ पे आपका काटा है। बैंक का कैश विड्रॉल पे कटा होगा तो आपने यहाँ पे एंट्री आके इसको प्लस करना है और यहाँ पे अपना बैंक का नाम देके जितनी भी डिडक्शन है वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है, ठीक है। वैसे इसको मैं कर ही लेता हूँ, ठीक है जी। सर्टन बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, डेबिट क्रेडिट के ट्रांजैक्शन यहाँ पे भी हम इस पर कर लेते हैं। इसको हम लिखते हैं जी HBL, सॉरी 1 2 3 4 5 अकाउंट नंबर है, HBL है, अकाउंट नंबर लिखा आपने इसको ओके करना है, ये आपका आ गया वो एंट्री होकर, यहाँ पे अब आपने इसकी एंट्री करनी है, रिसीट वैल्यू कितनी थी और टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है, तो इसके ऊपर आप अपनी अमाउंट लिख देंगे, आपको अमाउंट भी वहाँ से बैंक से मिलेगी कि कितनी अमाउंट पे कितना टैक्स कटा है। फॉर एग्जाम्पल 7000 रुपये पे आपने कितना कटवाया, सॉरी आपकी ट्रांजैक्शन थी बैंक की, ये वाली बैंक की, तो 1,07,000 रुपये पे 2140 रुपये आपने कटवाए हैं, 1,07,000 की ट्रांजैक्शन है और 2140 रुपये आपके यहाँ पे डिडक्ट हुए बैंक से, तो आपका ये आ गया, ये एंट्री भी होगी आपकी। इसके अलावा हमारी क्या चीज़ है जी, ये हमारी बैंक की ट्रांजैक्शन हो गई। इसके अलावा हमारी यूटिलिटी बिल्स हैं, इसमें आपका टेलीफोन का बिल हो सकता है, आपका मोबाइल का हो सकता है, आपका बिजली गैस जो भी है सारे हो सकते हैं। हम आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखें यूटिलिटी बिल्स वगैरह, ये देखें इलेक्ट्रिसिटी बिल, डोमेस्टिक का, कमर्शियल का, ये टेलीफोन बिल, सेलफोन बिल, प्रीपेड टेलीफोन, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपका टेलीफोन का है, जोन का है, आपका यूफोन का है, वारिद का है, उसका आप डाल सकते हैं, उसके टैक्सेशन सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे वारिद वालों से या जोन वालों से, आप उनसे लेके वो डाल सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मेरे सारे टोटल बिल जो है ना वो मान 1,43,000 के और 10,010 की डिडक्शन है, तो आप इन सबको अलग अलग से डाल सकते हैं जिस चीज़ तरह होगा। मैं अभी फिलहाल आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक में ही एंट्री कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सेलफोन में डाल देता हूँ ये, ठीक है जी। यहाँ पे आपने अपना यूटिलिटी का नंबर देना है, सेलफोन का नंबर, और आपने कंपनी बतानी है, यानी कि नंबर यहाँ लिखेंगे, यहाँ जोन लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ ये मेरा नंबर है, किस कंपनी का जी, जोन का, तो वो भी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। ये देखिए ये एंट्री अब विजिबल हो गया, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। कितनी एंट्री है जी, 1,43,000 और 10,010, ये मैंने फर्जी अमाउंट दे रहा हूँ, आपने अपनी एक्चुअल अमाउंट लिखनी है। यहाँ पे 10,010 है आई थिंक, 10,010 की अमाउंट है, ये मेरी डिडक्शन हुई, ये भी एंट्री होगी। इसी तरह आप प्रॉपर्टी की भी दे सकते हैं, प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन, इसी तरह व्हीकल की ट्रांजैक्शन भी दे सकते हैं। तो ये जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी ये सारी आप दे सकते हैं, मैं अभी और नहीं दे रहा, मैं जस्ट एक 10,000 ये और 2,140 ये कितना बन जाएगा टोटल, ये जो टैक्स है 10 से 12,000 समथिंग बनेगा ये, और ये हमारा रिफंड निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा एक्चुअल टैक्स बनता था सिर्फ 9,000 और 9,000 की डिडक्शन सैलरी पर्सन यानी एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर ने हमारी काट लिया, हमने दे दी, वो हमारा वही टैक्स नील हो गया। ये और ये डिडक्शन ये हमारा रिफंड बनेगा, 10,000 ये और 2,140 ये हो गया, 12,000 समथिंग हमारा ये रिफंड बनेगा। ये हो गया। ये करने के बाद आपने कंप्यूटेशन पे क्लिक करना है, सॉरी कैलकुलेशन पे 2 दफा क्लिक करना है। ये देखें 21,150 टोटल हमारी डिडक्शन हो गई। अच्छा प्रॉपर्टी इधर इसमें बाकी भी आ रहे हैं, ये बहुत सारी डिडक्शन है, इनमें से कोई भी आपकी डिडक्शन हुई है वो आप यहाँ पे एंट्री उसकी कर सकते हैं। ये देखिए परचेज और रिटेलर हो गया, ट्रांसफर हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, बिल्डर डेवलपर की कोई है अगर, तो ये बिजनेस के लिए भी है ना, इसमें कुछ जो बिजनेस पर्सन है उनकी कुछ एंट्रीज आ रही है। ये यूटिलिटी बिल्स के वगैरह, ये प्रॉपर्टी के आ रहे हैं, प्रॉपर्टी पे टैक्स पे किया तो वो यहाँ पे आ जाए। तो ये आपने पे करना, इसको कैलकुलेट कर देना है। अब हम देखते हैं कि आप हमारा टैक्स कितना बन रहा है। ठीक है, कोई पेमेंट हमारी नहीं है, आप हमारा रिफंड ही निकलेगा। अगर हम इसको चेक करना चाहे प्रिंट करें, ड्राफ्ट एक आपके पास और आ जाएगा। पहले हमारे पास ये आया था जिसमें हमारी 9,000 रुपया टैक्स चार्जेबल बनता था और नीचे पे हो गया हुआ था। अब हम दोबारा आते हैं, तो अब हम देखेंगे अब क्या आ रहा है हमारा, ये एसेट्स है, रिफंडेबल इनकम टैक्स आ रही है, देखें जी
12,150 रुपये हमारा रिफंड आ रहा है। कौन सा रिफंड आ रहा है? एक ये वाला और एक ये वाला। 12,150 ये वाली एंट्री भी मैंने नहीं की थी, तो ये हमारा 12,150 का रिफंड आपको शो कर रहा है। ये देखिए ड्राफ्ट कॉपी में ये हमारा रिफंड आ रहा है। आप चाहें तो ये सारी एंट्रीज जो बाकी डिडक्शंस हैं ये सारी एंटर कर सकते हैं और आपके रिफंड पे वो शो होती रहेंगी। मिलता नहीं मिलता ये एफबीआर मुश्किल देता है, लेकिन आप एंट्रीज की कर सकते हैं एक्चुअल रिटर्न में, क्योंकि इसी तरह फाइल होगी कि आपकी जितनी भी डिडक्शन होती है वो सारी आप एंटर करें उसमें। तो अब हम आते हैं वापस अपनी मेन रिटर्न के ऊपर। ये सारा कुछ फिल करने के बाद अभी तक आपकी रिटर्न जो है चूंकि सेव हुई है और ये ड्राफ्ट में पड़ी हुई है, जो ही आप यहाँ पे ड्राफ्ट में पड़ी हुई है, जो ही आप इसको दोबारा क्लिक करते हैं और एडिटर में जाते हैं, ये दोबारा ओपन हो जाएगी, ये आ गई है। अब आप सबमिट करेंगे, इसको सेव दोबारा करें जी। सेव करने के बाद सबमिट करें। सबमिट करने के बाद अगर आपको पूछेगा कि वेरिफिकेशन करें पिन कोड, यहाँ पे आके पिन कोड 4 इंचू का देंगे। 4 इंचू का यदि क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा जी वेरीफाई पिन। पिन आपको कहाँ से मिलेगा? पिन जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी आपकी ईमेल के अंदर पिन पासवर्ड सब भेजा जाता है, 4 इंचू का पिन भी होगा। अगर नहीं आप भूल चुके हैं, पिन आपको दोबारा चाहिए, आपने इसको रीजनरेट करना है, तो आप दोबारा रीजनरेट भी कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई, आई बटन में यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, यहाँ से भी जा सकते हैं, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि अपना पिन जो है दोबारा से कैसे जनरेट कर सकते हैं। वहाँ से जनरेट करके दोबारा यहाँ पे लगा के इसको वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद दोबारा सबमिट करें। जो ही आप सबमिट करेंगे तो आप वापस आ जाएंगे, तो हम वापस यहाँ पे आ जाएंगे आईआरएस के मेन जो हमारा इंटरफेस है वहाँ पे आ जाएंगे। और अगर हम अब देखेंगे कि ड्राफ्ट में देखें कोई ड्राफ्ट में जाएंगे, ये डिक्लेरेशन इसको हम क्लिक करते हैं तो नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, यानी यहाँ से वो रिटर्न चूंकि अब सबमिट हो चुकी हुई है तो यहाँ से निकल गई है। अब वो इनबॉक्स से होती है आउटबॉक्स और फिर यहाँ कंप्लीटेड टास्क में आ जाएगी। बस आपने 2-3 मिनट वेट करना है और फिर देखना है कि जो डिक्लेरेशन का फोल्डर है इसके अंदर आपकी रिटर्न आ गई है या नहीं आई। थोड़ी देर बस आपने वेट करना है, 1 या 2 मिनट बाद, और आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को, या एक दफा लॉगिन आउट करके लॉगिन करेंगे। वैसे इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, फौरन आ जाती। तो आप डिक्लेरेशन के फोल्डर में आएंगे, आप ये देखेंगे कि यहाँ 2022 और ये 2022 है, तो 2022 की रिटर्न भी यहाँ पे आ चुकी हुई है। अगर हम इसको देखना चाहते हैं या इसको हम डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका प्रिंट हम चाहते हैं, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? आप जस्ट इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हाईलाइट हो चुकी हुई है। जो ये हाईलाइट हो जाएगी तो ऊपर देखें एडिट का ऑप्शन खत्म हो गया, डिलीट रिप्लाई खत्म हो गया, व्यू का ऑप्शन मौजूद है, व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद आप जहां पे जाकर प्रिंट का बटन दबा देंगे। जो ही प्रिंट का बटन दबाएंगे तो आपकी रिटर्न जो है वो नीचे डाउनलोड होकर आ जाएगी। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं हमारी वीडियो तो यकीन आपको कोई फायदा हुआ होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।